नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सब जानोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक पुरानी तात्विक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये सभ्यता कब बना था, क्यों बना था, किसके नेतृत्व में बना था। आइए हम इसको विस्तार रूप से जानते हैं, एक PDF के माध्यम से पढ़ने की प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। ये मेरा PDF है जिसे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के संक्षिप्त वर्णन आज हम जानेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं वो अक्सर पेपर में आए करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अक्सर होता क्या है, उसका युग कब से कब तक, कौन से युग में कब शासन किया गया था, वो सारी डिटेल हम जानेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि संक्षिप्त। पहला पॉइंट है, यह सभ्यता कांस्य युग ताम्रप्रश्न काल के अंतर्गत आता है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बालूचिस्तान एवं पूर्व में अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में टाइमबाल महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश मध्य जम्मू कश्मीर तक था। तीसरा पॉइंट बताया गया है, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में माना जाता है। चौथा पॉइंट में दे रखा है दोस्तों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस ये आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपको एक ही शब्द लिखना है, 1921 में किया था। किसने लिखा था? काल 2500 से लेकर 750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया था। दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि इस इमेज में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार हमारा हुआ करता था पहले। ये पुरातात्विक जो होती है आर्कोलॉजिस्ट द्वारा छानबीन एवं खुदाई के दौरान ये सब हमको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इसकी नगर योजना थी। इस सभ्यता के दौरान शहरों को 2 भागों में दुर्ग में बांटा गया था, अर्थात एक तो निचला दुर्ग था और दूसरा जो आम लोगों के लिए दर्शाया गया था निवास स्थान विभाजित किया गया था। ठीक है। और 7वां फिर था जो फेमस जो था वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर, वो था धोलावीरा। जी हाँ दोस्तों, धोलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ शहर को 3 भागों में विभाजित करता था। पहला बहुचंद्र मात्र विकास एवं दुर्ग दोस्तों उसे कहते हैं जो किला की पाबंदी रूप से देखते हैं कि पूर्व तात्विकता लोग किस प्रकार हम सिक्योरिटी एवं संस्थाओं पर का शासन किया करते थे। पॉइंट नंबर 9 में इस बताया गया कि इस सभ्यता में नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पक्के घर ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंधन, किलाबंद दुर्ग, लोहे की औजार की अनुपस्थिति इस सभ्यता का प्रमुख विशेषता ही थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो वहाँ का जो नाली प्रणाली, उत्तम दुर्ग प्रणाली एवं निचला गिर्द एवं ईंटों का प्रबंधन उत्तम प्रकार की बना रखे थे। वहाँ की स्ट्रक्चर मात्रा कह सकते हैं दोस्तों। 10वां पॉइंट में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पाद किया था, जिसे ग्रीक भाषा में सिंड्रम कहा जाता है, और यह सिद्ध को प्राप्त होता था। तो दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम कौन सा कपास उत्पाद करते थे, तो आप बता सकते हैं कि सिंड्रम के लोग वहाँ व्यापार करते थे। ठीक है। 11 पॉइंट में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूँ जो उत्पाद करते थे, जिसके द्वारा उगाए जाने के वाले अन्य फसल जैसे दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और इत्यादि रूप से यहाँ के पशुपालन एवं खेती किया करते थे। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चंस एक भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कौन कौन से फसलें उगाया करते थे। तो फसलें उगाते थे फसल, दाल, गेहूँ, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल एक्सेट्रा। ये सब लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उत्पाद करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इस प्रकार सा इमेज हुआ करता था। ये बहुत ही पुरातात्विकता है, काफ़ी पुरानी आर्कोलॉजिस्ट द्वारा दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया एक सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सूअर
हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट उपलब्ध हुआ करते थे। यानी कि दोस्तों जो वहाँ के सभ्यता के लोग हुआ करते थे वो कौन कौन से जानवर पाले करते थे, जैसे कि सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट वहाँ के प्रमुख एक जानवर हुआ करते थे जो पाला करते थे। ठीक है, अगर अगली बार एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कौन कौन से जानवर पालते थे, तो आप इसका जवाब इससे दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु बिना कुबर वाले बैल, ये एक सिंग वाला गेंडा था। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है 13 नंबर प्रश्न पे कि जो सभ्यता था पशु बिना कुबर वाले एक गेंडा सिंह था। यानी कि एक वहाँ का जो सबसे फेमस था बैल और एक सिंग वाला गेंडा, ये सबसे ज़्यादा फेमस था। वो अगली बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं को लेकर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इस सभ्यता के दौरान ब्राह्मण्य और आंतरिक व्यापार विकसित व्यवस्था में था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। विनिमय प्रणाली यानी कि दोस्तों वहाँ की मुद्रा की अगर बात हुई, मुद्रा किस प्रकार होती, एक सामान देकर दूसरे सामान को ले जाना, अर्थात जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक प्रणाली। यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता में जिस पर पैसा नहीं हुआ करता था तो एक सामान को देकर दूसरे सामान को ले लिया करता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ, राम एक लड़का है जिसके पास गेहूँ है। राम श्याम को देता है 1 किलो गेहूँ, तो उसके बदले में श्याम 1 किलो दाल देता है। तो यानी कि दोस्तों आदान प्रदान जिसे हम बोल सकते हैं आम भाषाओं में, हड़प्पा सभ्यता के लोग आदान प्रदान यानी कि वस्तु विनिमय का उपयोग किया करते थे, क्योंकि हड़प्पा काल में पैसे का उत्पाद नहीं हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर। इस सभ्यता के दौरान ब्राह्मण्य और आंतरिक व्यापार विकसित व्यवस्था था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। दोस्तों मैंने जस्ट अभी बताया कि उस वक्त पैसा नहीं हुआ करता था, तो उस वस्तु का विनिमय यानी कि वस्तु को लेन देन, एक दूसरे को वस्तु लिया तो उसके बदले में कोई और वस्तु दे दिया, ये आदान प्रदान हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को लेकर। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा हूँ सवाल के साथ। ये आपको हर वक्त हर एग्ज़ाम में, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। इस सभ्यता के लोगों में स्वतंत्र हिस्से वजन माप प्रणाली विकसित की थी, जो 16 के अनुपात के अनुकूल थी। यानी कि सभ्यता के लोग जो थे, जो 16.3 के अनुपात के रूप में देखा जाता था। अगले प्रश्न को लेकर देखते हैं। शब्दों को यानी कि दोस्तों शवों को दफनाने के लिए उसे जलाने का काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया करता था। यानी कि दोस्तों यह पुरातात्विकता लोग भी इसी खोज में करते हैं, अभी भी खोज कर रहे हैं कि लोग जो पहले के लोग मरे करते थे किस प्रकार दफनाए करते थे। ज़्यादातर लोग उत्तर दिशा की ओर उसे सबको दफनाए करते थे। आगे बढ़ते प्रश्न में। हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति शैलखड़ी की मोहरें हैं, जहाँ की हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इस शैली को सर्पलेखन बायरोस्क्रिप्टेड कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो वहाँ के लोग थे, हड़प्पा कालीन लोग किस प्रकार से लिखते थे, वो बाएं से दाएं ओर और दाएं से बाएं ओर लिखते थे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कलात्मक कृति शैलखड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर जब पेपर में आपके पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति क्या थी, तो आपको लिखना कृति शैलखड़ी, यानी कि वहाँ के लोग दाएं से बाएं लिखा करते कृति शैलखड़ी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वतंत्र रूप से कौन कौन से निशाने मिले, आइए देखिए। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, आपको एक तो गाय, भैंस, बकरी एवं एक सींग वाला बैल, ये सब चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते प्रश्न में क्या क्या था। अगर हम धार्मिक को लेकर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, धार्मिक में क्या क्या था, मूर्तियों के आध्यात्मिक से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी माँ, मातृ देवी या शक्ति की पूजा की जाती थी। इसके अलावा योनि, महिला योग, अन्य लोगों के सबूत मिले हैं वहाँ से खुदाई के दौरान। और खुदाई किसने किया, दयाराम सानी ने। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम सानी, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है हर वक्त। इस काल के प्रमुख पुरुष देवता पशुपति महाराज एवं महादेव अर्थात पशु के भगवान आदरणीय शिव थे, जिसकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मोहर मिलती है। इससे ये भी पता चलता है कि प्राकृतिक पुरुष योग बैठे हुए थे। 4 जानवर हाथी, बाघ, गेंडा, गाय, भैंस जैसे घेरे वहाँ प्राप्त हुए। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा भी व्यापारिक रूप से किया करते थे। यानी कि दोस्तों अगर हम धार्मिक के रूप में बात करें तो सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा करते थे। तो पूजा की बात करें तो पशुपति महाराज, पशुपति महादेव एवं भैंस एवं अन्य लोगों के वहाँ के अवशेष मुझे प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना इत्यादि उपलब्ध है। तो दोस्तों अगर अगली बार आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से कौन कौन से काम किया करते तो आपको ये बताना होगा कि कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने का आभूषण तैयार करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, मोहरे, ये सब वहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग काम किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इमेज देख सकते हैं किस प्रकार से दर्शाया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग की पुरातात्विक खोज के अकॉर्डिंग। आगे स्क्रॉल करते हैं। आइए हम जानते हैं आर्य का आगमन किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। आर्यन का आर्यो इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग उत्तर पश्चिम पहाड़ों से आए थे तथा पंजाब के उत्तर पश्चिम में बस गए तथा बाद में गंगा के मैदानी इलाकों में जहाँ उन्हें आर्यन या इंडो आर्यन के नाम से जाना जाता है। ये लोग इंडो ईरानी, इंडो यूरोपियन संस्कृति भाषा बोलते थे। आर्यन की उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं है। इस पर अलग अलग विद्वान की अलग अलग विचार है। ये कहा गया है कि आर्यंस अल्पीसन, यूरोपियन, मध्य एशिया, आर्कटिक क्षेत्र, जर्मनी तथा दक्षिणी रूप से आए हुए थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो लोग हुआ था उसके बारे में स्पष्टीकरण बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा काल था 15 BC से लेकर 600 से पीसा युग को पूर्व वैदिक काल युग के नाम से जानते हैं। ऋग वैदिक काल तथा बाद के वैदिक युग के काल विभाजित किया गया था। पूर्व वैदिक काल 1500 BC ईसा पूर्व से होकर 1000 ईसा पूर्व तक था, जब आर्यंस भारत का आक्रमण कर सकते थे। तो बाद में वैदिक युग 1000 BC से लेकर 600 BC वैदिक काल का था। वैदिक काल की विशेषताएं दोस्तों जान लेते थोड़ा सा। आर्य वैदिक काल की विशेषता जिसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ये वेद ये 10 किताबों में से बना हुआ एक, इसमें 1028 भजन है जिसमें अलग अलग ईश्वरों के लिए गाया गया है। मंडलीय सेकंड और फोर्थ को पारिवारिक पुस्तक से नाम से जानते हैं क्योंकि ये पारंपरिक कथावाचक, मृत्युवाचक, विश्वामित्र, ब्रह्मवेद, आरती, भारद्वाज और वशिष्ठ के आधारित रूप से ये किताब छपे गए हुए थे। ठीक है, ये दर्शाया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, आप देख सकते हैं आर्य का किस लिए। दोस्तों मैं अभी हड़प्पा सभ्यता के पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आपको साथ ये साझा करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा जो हर वक्त प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। उपनिषदवाद थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। उपनिषदवाद ऐसा नहीं है कि आत्मा पुनर्जन्म और कर्म फलम के बाद विषय में बौद्धिक रूप से ऋषि कभी भी सोचा नहीं करता था। ऐसा भी नहीं था कि जीवन के बाद आने वाले जीवन के बारे में उनका कोई ध्यान न था। ऋषियों ने यदा कदा इस विषय पर विचार किया था कि इसके बीचों वेद तंत्र मिलते रहते हैं। कोई चिंता या भय नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न तत्व है और इस जीवन को समाप्त करने के बाद परलोक की जाती है। इस सिद्धांत को लेकर आभास वैदिक रचनात्मक मिलता जुलता अवश्य, परंतु संसार में आत्मा का आवागमन क्यों होता है, इसी खोज में वैदिक ऋषि तत्प्रति रूप से उपनिषद आती है। ठीक है, अब हम जानें कि उपनिषदवाद ये शब्द क्या ऋषि मुनि का द्वारा उत्पत्ति हुई थी हड़प्पा काल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम भौतिकवाद की अगर प्रस्ताव रखते हैं तो भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचना उपनिषदवाद के ठीक बाद हुई। आरंभ में इनको ताम्रपत्रों द्वारा लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का प्रचलन काफ़ी बाद में हुआ। यानी कि ताम्रपत्र मतलब तांबे के एक प्लेट पे लिखा हुआ पत्र, उसे ताम्रपत्र कह के नाम जाता है। भारत में भौतिक का दर्शन का प्रचलन रहा और जनता उनसे प्रभावित भी रही। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए काल्पनिक देवताओं के अस्तित्व को भी नकारा भी जाता है। ऐसा नहीं है, विचारधारा हर किसी का अलग अलग थे, विश्वास करती थी संसार के अलावा स्वर्ग, नरक आदि इत्यादि पर विश्वास नहीं करते थे। अभी देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारा उस दिन का कार्य प्रणाली है। ठीक है, आइए हम जाते हैं महाकाव्य इतिहास पर परंपरा और मिथक किस रूप से
काव्य का इतिहास हम दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं अभी आगे की प्रोसेस भी बता रहा हूँ कि हड़प्पा काल के बाद क्या क्या और सवाल बन सकते हैं, मैं आपको इस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं महाकाव्य इतिहास में थोड़ा सा झलक देख लेते हैं क्या है। रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं। इनमें से समय समय पर कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है। इनमें से भारतीय आर्यों के प्रारंभिक समय का वर्णन है। इस दोनों पर ग्रंथों का भारतीय जीवन पर आत्मगत प्रभाव पड़ रहा है। इन ग्रंथों की उच्च नीति बुद्धिस्ट, सैद्धांतिक, अनपढ़, देहाती तक के लिए बहुत उपलब्ध है। यूनानी तथा अन्य देशवासियों की तरह प्राचीन काल में प्राचीन इतिहासकार नहीं है, इसलिए तिथियों को निर्धारित करना करती है। इसलिए जानने के लिए हमें अन्य ग्रंथों के कंप्लीट इतिहास का संस्कृति को देखा जाता है। संस्कृति, कलाकृति, अति सांस्कृतिक की विशाल संग्रह की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण से भी जानकारी मिलती है। दोस्तों विशाल महाकाव्य और महाभारत थोड़ा सा आप पोस्टर के माध्यम से समझ और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम झलक मार लेते हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत अक्सर क्या कहना चाहता है हमारी उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, महाभारत को महाकाव्य के रूप में एक महान रचना माना जाता है, परंतु महाभारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक गिना जाता है। इस समय तक शायद भारत में विदेशियों का आगमन शुरू हो चुका था। उनकी परंपरा तथा उनकी विवाद जहाँ बसे आए परंपराओं से मेल नहीं खा रही थी। नई स्थिति में वैदिक काल संशोधित किया जा रहा था। धर्म का जन्म हुआ जिसे हिंदू धर्म ने नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख आधार सत्य था, जहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक रास्ते दर्शाए गए हैं। महाभारत के विराट युद्ध का वर्णन था कि जिसमें अखंड भारत सरस्वती एवं अन्य खंड का भारत अवधारण शुरुआत होती है। समय अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत में शामिल हुआ था। इसी कारण यहाँ के शासक भी की पत्नी गांधारी कहलाई। गांधारी के पास किसी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ थे। समय के भारत में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ नगर थे, जो उस समय भारत राजधानी के नाम से जानता था। वही इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली नाम से भारत की राजधानी है। इस महाकाव्य में कौरवों पांडवों के विराट युद्ध का वृष्ट देखा जाता है। साथ ही अनेक अनमोल चीज़ों को समृद्धि का भंडार माना गया है। दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत ही अर्जुन और श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत पिक्चर्स है, जो वैदिक काल में आप देख सकते हैं कि महाकृष्ण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम हाईलाइट और समझ लेते हैं कि भगवत गीता यानी कि भगवत गीता महाभारत का ही अंश है, जो अपने आप में पूर्ण रूप से 700 श्लोक से अंकित है और इनकी रचना बौद्धिक काल में शुरू हुई थी। गांधी जी ने भी इसे अहिंसा का भी दृढ़ संकल्प विश्वास बनाया था। संकट के समय यह युद्धग्रस्त हुआ, मनुष्य की मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दृढ़ संकल्प आधारभूत बनाया गया। संकट के समय दुविधा दृष्ट मनुष्य को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महाभारत कथा का आरंभ महाभारत का युधिष्ठिर होने की अर्जुन के बीच होने वाली वार्तालाप को समझाया गया है। अर्जुन के लिए वे स्थिति बड़ी कठिन थी, जब उन्होंने परिजनों को विद्युत रूप से संघर्ष के मैदान में खड़ा नजर आया। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म के लिए प्रेरित किया। इससे अर्जुन की दुविधा को दूर हुई। वे कर्म करने के लिए तत्पर रहे। भगवान गीता की आत्मकरण निंदा करते हुए कर्म और जीवन को समय को उत्तम आदर्श के रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फोटो जो है महाश्री राम कृष्ण की जो है आपस में जो युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि लोभ माया से मुक्त होके हमें लक्ष्य के ऊपर आकर्षित होना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं प्राचीन भारत में जीवन और कर्म किस प्रकार हुआ करता था। यानी कि ये भी एक आद्यकालीन रूप से भी जान सकते हैं, हड़प्पा से भी मिल सकते हैं हम। इस समय एक भारत उन्नति की ओर कदम बढ़ता जा चुका है। ग्राम सभाएं स्वतंत्रता गांव 10-10 और 10-100 से महा में बंटवारा हुआ। लाहौरों को महारों अन्य पेशावरों ने इनकी देखा। भारत में लेखा कला काफ़ी पुरानी भी है। पाणिनि संस्कृति भाषा में संदिग्ध व्याकरण की रचना की थी और इसे आज की समस्त व्याकरण सांस्कृतिक एवं परिजीविका संस्कृति का अनुभूति है। आज संकल्प व्यापन और माने जाता है। ठीक है, औषधि रूप से महाकाव्य एवं ईस्वी सन 12वीं लीग से महाकाव्य उस युग के लिए स्थिति जैसे महाविद्यालय वर्ण व्यवस्था शिक्षा के तहत शामिल हुए थे। ठीक है, उस समय नियमित रूप से ब्राह्मणचार्य पालन करना पड़ता था। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान का शास्त्र संस्कृति एवं शास्त्र कलाओं का विशेष शिक्षा था। बौद्ध काल में तो ज्ञान का केंद्र बन चुका था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र
एवं श्री कृष्ण युद्ध होने के बाद जो वहाँ के लोक शासन के बाद घर लौट गए थे युद्ध होने के बाद, उस तरह का दृश्य दर्शाया गया है। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। महावीर और बुद्ध दोस्तों सब अलग ही है, लेकिन धर्म अलग है, ठीक है। महावीर और बुद्ध व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्म वैदिक धर्म को से कटकर अलग हो चुके थे, परंतु उन्होंने वैदों, पुराणों और मानव दोनों ही धर्मों में से अहिंसा बल दिया गया था। लेकिन जैन धर्म संस्थापक महावीर और बुद्ध धर्म का संस्कलापक बौद्ध साहित्य में बुद्ध जन्म के संबंध में लिखा गया है, और उनका जन्म मई जून के महीने की पूर्णिमात्मक के दौरान ही हुआ था, ठीक है। दृष्टिकोण से बुद्ध मार्ग मध्य मार्ग के अनुसार दिखा जाता है। व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति खो देता है, लेकिन वे रास्ता कभी नहीं भटकता। महावीर और बुद्ध का फोटो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर और जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या अलग है, आप स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि जी हाँ वो अलग अलग है। हर दोनों का विचारधारा अलग है, संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, आत्मभुक्ता भी अलग है। आइए थोड़ा सा हम चाणक्य और चंद्रगुप्त और मौर्य के बारे साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा स्थापना कर लेते हैं, समझते हैं थोड़ी बात को। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीय का पुराना नारा बुलंद कर लोगों को विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध उत्तेजित करा है। ये चंद्रगुप्त के विजय हासिल करते हुए पाटलिपुत्र पर अधिकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य राजनीति संस्कृति की और रचना करने वाला भी चाणक्य था, जो दूसरा नाम चाणक्य का कौटिल्य था। इसे कौटिल्य शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। इस युग के बारे में जानने के लिए एक प्राचीन नाटक उपलब्ध है, मुद्राक्षर चाणक्य तस्वीरी रूप से भी उत्पत्ति है। मुद्राक्षर जिसमें चाणक्य की तस्वीर उभरती हुई नजर आती है तथा तत्वृत्ति बदलते हुई देख रेखा एवं संस्कृति को भी पहचान में मिलती है। साहसी षड्यंत्र की नारी भारी एवं प्रतिशोधित करी जो भी अपने आत्मकर्म को दर्शाती है। बागडोर अपने हाथ में संभालते हुए सम्राट को स्वाभित्व को अपने शिष्य की तरफ लिखती है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये चाणक्य और कौटिल्य दोनों अलग अलग है, आपस की इमेजेस को अलग समझ सकते हैं फोटो के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा और समझा कि हड़प्पा सभ्यता, चाणक्य सभ्यता और भी मौर्य काल, महाभारत, ये सब की सटीक जानकारी तो थोड़ा समझने की कोशिश करती है। अशोक कौन था, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसी साम्राज्य को होती है। तो आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अशोक दोस्तों 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकार हुआ करता था। इस अद्भुत शासन को आज भी भारत और एशिया के दूसरे भारत से लोगों में प्यार से याद किया करता है। कलिंग युद्ध के बाद इसके द्वारा जो भयंकर कत्ल आम हुए देखकर हृदय परिवर्तन हो गया और उसमें बुद्ध शिक्षाओं का प्रचार किया। नेकी सद्भावना के समर्थित प्रचार के प्रति सार्वजनिक कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इसे वो कौन थे? अशोक सम्राट थे। तो यानी कि दोस्तों अशोक वो थे जो कलिंग युद्ध होने के बाद जितने भी लोग वहाँ के योद्धा मारे गए थे ना, उसके बाद उसका दिल परिवर्तन हो गया था। उसकी सद्भावना को देखते हुए उसको परिवर्तन को लेकर बहुत विचारधारा को अपना लिया था, इसलिए अशोक इतना फेमस था। 273 ईसा पूर्व में ये घटना घटी थी जो महाराष्ट्र साम्राज्य का संस्थापक था। दोस्तों चक्रवर्ती संपत्ति थे एवं बहुत ही योद्धा हुआ करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पूरा विवरण एवं महाभारत के बारे में सीखा एवं पौरातात्विक के विचारधाराओं के बारे में सीखा। युग का शासनकाल एवं पौरातात्विक काल, महाभारत का संशोधन एवं अशोक सम्राट के बारे में जानकारी ली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इतिहास हुआ, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, सीएचएससी हुआ, ये सारे एग्जाम में ये पेपर्स के क्वेश्चंस पेपर एवं ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेकर, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।